मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के बारे में बताऊंगा। ये 12 क्या कहती है। 12 बहुत संक्षेप में है और इसमें ज़्यादा विस्तार से प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि ये सिविल सूट से संबंधित है और दूसरा ये है कि बहुत संक्षिप्त में है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी व्याख्या मेरे लिए आवश्यक हो, चूँकि बहुत सिंपल है, आप स्वयं समझ लेंगे, उसको किताब से समझ लेंगे। लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों के सामने उसका जिक्र करूँगा। ये कहती है कि अगर कोई ऐसा मामला, धारा 12 ये कहती है कि कोई अगर ऐसा मामला सूट, जिसमें वर्ड यूज़ किया गया है सूट, कोई ऐसा मामला जिसमें किसी सूट में अगर किसी डैमेज का निर्धारण करना है, अमाउंट ऑफ डैमेज अगर देखना है, तो वह अमाउंट ऑफ डैमेज को निर्धारित करने के लिए जो जो भी फैक्ट रिलेवेंट होंगे उन सब का साक्ष्य दिया जा सकेगा और वह ग्राह्य होंगे। एक्चुअली में है क्या कि पहले के जो मामले आते थे, ज़्यादातर मामले, पहले एक प्रथा भी थी एक प्रकार से कि क्रिमिनल जो मामले होते थे, क्रिमिनल मामले में किसी प्रकार का डैमेज नहीं दिया जाता था। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सिविल सूट में ही डैमेज का प्रोविजन था, इसलिए वर्ड सूट यूज़ किया गया। लेकिन अब आगे आप जो देखेंगे कई क्रिमिनल मामलों में भी और ऐसी प्रक्रिया में भी आ गई ये चीज़ें कि क्रिमिनल के मामलों में भी, जैसे मर्डर केस हुआ, रेप केस हुआ, पॉक्सो के केस हुए, तो इसमें भी डैमेजेस या कंपनसेशन जिसको आप कह सकते हैं वो सरकार देती है। तो जहाँ पे सिविल सूट के अलावा अब नए मामलों में जहाँ पे क्रिमिनल मामले इन्वॉल्व हैं, जहाँ डैमेज या कंपनसेशन दिया जाना है, वहाँ भी इस सेक्शन की एक प्रासंगिकता बन गई है। तो कोर्ट सीधा से कहती है इसमें कि जैसे मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए, जैसे एक व्यक्ति जा रहा था मोटरसाइकिल से और एक ट्रक आ रही थी। ट्रक और मोटरसाइकिल में एक भिड़ंत हो गई जहाँ पे मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। तो अब ये सूट फाइल होगा, या आप इसको कंपनसेशन वाद भी कहते हैं। जब आएगा न्यायालय में तो इसमें क्वेश्चन उठेगा कि भाई जो मोटरसाइकिल वाले की जो चला रहा था उसकी जो डेथ हुई है तो उसको कितना डैमेज दिया जाए। या कोई अन्य मामला है, जैसे टार्ट का ही मामला हो गया, अपकृत जिसे आप कहते हैं, टार्ट के मामले से आ सकता है, एक्सीडेंटल मामले में आ सकता है, या अन्य कहीं जहाँ मामले के अधिकार में प्रभावित होते हैं, जहाँ डैमेज दिया जाता है। किसी भी मामले में आप संक्षेप में सिर्फ डैमेज वर्ड अगर याद रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो वहाँ पर जैसे कि कोई पार्टी जिसकी मृत्यु हुई, उसके कितने बच्चे थे, उसकी आय क्या थी, उसकी क्या परिस्थितियां थीं, उसकी उम्र क्या थी, वह कितना कमा सकता था, एक चीज़। अब जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया या ऐसा कांड हुआ, उसके बारे में देखा जाएगा कि इनके देने की हैसियत क्या थी, ये क्या काम करते थे, इनकी उम्र क्या थी और इनकी आय कहाँ कहाँ से थी। तो कितनी लायबिलिटी, उस डैमेज को सही ढंग से डैमेज मिल जाए, जिससे न ये वादी के ऊपर बहुत दबाव पड़े और न प्रतिवादी को इसका अनुचित लाभ मिले। इसके लिए जो भी तथ्य रिलेवेंट होंगे वो सारे के सारे फैक्ट इस धारा में कवर हो जाएंगे। तो ये धारा सेक्शन 12 आपकी इस प्रकार से है। अब धारा 13 आप देख लें। धारा 13 में दो चीज़ों को रिलेवेंट बताया, कहा कि रूढ़ी और कस्टम, जहाँ पर कस्टम जहाँ पे आ जाएगा आपका जैसे अधिकार, राइट एंड कस्टम जैसे कहते हैं, राइट मतलब अधिकार और कस्टम मतलब आपकी रूढ़ी, ये जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगी, जहाँ पे इनके अस्तित्व के मामले उठेंगे या इनको डिनायल का मामला। तो कैसे किसी मामले में रूढ़ी का और अधिकार का अस्तित्व के बारे में या उनकी प्रासंगिकता के बारे में, उपज के बारे में कौन कौन से साक्ष्य दिए जाएंगे, ये धारा उनकी ओर आपको लेके जाती है। धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आपके सामने उठेगा कि रूढ़ी क्या है, रूढ़ी की डिफिनेशन। तो रूढ़ी की कोई परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है, ना कहीं अन्यत्र दी गई है। तो रूढ़ी कैसे डिफाइन करेंगे आप, रूढ़ी क्या है? तो रूढ़ी संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। जो तमाम न्यायिक निर्णयों द्वारा जो निश्चय किया गया वो ये है कि रूढ़ी का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रथा या प्रचलन बहुत दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और वह निर्बाध रूप से चलता रहा, बिना किसी व्यवधान के चलता रहा, और एक किसी वर्ग द्वारा, सुन लीजिएगा, उसको ध्यान समझ लीजिएगा, एक वर्ग द्वारा या एक पर्टिकुलर परिवार द्वारा या किसी विशेष क्षेत्र द्वारा यदि उसको अडॉप्ट कर लिया गया, वह बहुत लंबे समय तक निर्बाधित रूप से चलती रही और विधि विरुद्ध तरीके से नहीं है, उससे ऐसी रूढ़ी न हो जिसका कोई सीधा कोई न्याय से किसी प्रावधान से विरोधाभास हो, अगर लंबे समय तक चलती रही तो उसको हम ये मान लेंगे कि वह रूढ़ी की परिभाषा में आ जाएगा। यानी क्या मतलब कहने का हुआ, मतलब ये हुआ कि एक प्रथा हो जो लंबे समय से चलती रही हो, वह प्रथा निर्बाधित रूप से चलती रही हो, वह न्यायिक मामलों के और न्याय के सीधे सीधे उद्देश्यों के विरुद्ध न हो, तो वह जो है रूढ़ी का रूप धारण कर लेती है। और उसके अस्तित्व का, जहाँ कोई ऐसा मामला न्याय परिधि में आ जाएगा जहाँ पर उसकी रिलेवेंसी इन्वॉल्व हो जाए या उसका फाइटिंग इशू हो जाए, तो वहाँ पर उसको देखेंगे। एक चीज़ आ गई, ये तो रूढ़ी की परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अब अधिकार क्या है? अधिकार ये सिविल राइट के बारे में आपके हो सकते हैं। रूढ़ी और ये अधिकार ये क्रिमिनल मामलों में कवर नहीं करते। जो सेक्शन 12 मैंने आपको बताया और सेक्शन 13, ये ज़्यादातर मामले जो है मुख्यतः सिविल मामलों से संबंधित है, जो मेरा क्षेत्र नहीं है।
लेकिन चूंकि एविडेंस एक्ट में आपको बताना चाह रहा था, तो मेरा ये उद्देश्य था कि कोई धारा आपसे छूटे ना, सभी धाराओं का आपको ज्ञान रहे। चूँकि न्यायालय जब भी आप जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, तो वहाँ अलग अलग प्रतियोगिता तो होती नहीं कि सिविल के अलग है, क्रिमिनल के अलग है, तो इसलिए इन धाराओं का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो अधिकार मैंने आपको बता दिया। अधिकार सिविल राइट से संबंधित थे ज़्यादातर इसके, और रूढ़ी भी सिविल राइट है। क्रिमिनल में रूढ़ी का कोई मतलब नहीं होता, इसको आप ध्यान रख लें। सिविल मामलों में ही रूढ़ी का मतलब होता है, इसमें भी ज़्यादातर इसमें प्रभाव नहीं डालते। तो क्रिमिनल के मामलों में ये धारा प्रभावित नहीं होती, इसको आप ध्यान रख लेंगे। अब आप देखेंगे तो ये कहता क्या है कि जहाँ पे अधिकार या किसी रूढ़ी से संबंधित मामले आ जाएंगे, तो वहाँ पर यह देखा जाएगा कि किस ट्रांजैक्शन से इस रूढ़ी या इस अधिकार की उत्पत्ति हुई। तो अब एक सामने मैं आपको बता दूं, ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन वर्ड भी कहीं डिफाइंड नहीं है। संव्यवहार जिसे आप कहते हैं वो कहीं डिफाइंड नहीं है। वह जो न्यायिक निर्णयों में पाया गया, वह पाया गया कि संव्यवहार यह चीज़ है कि किसी दो पक्षों के बीच में कोई ऐसा कार्य जहां पर एक व्यक्ति का कोई अधिकार प्रभावित होता हो, दायित्व की उपज होती हो, तो वह संव्यवहार कहा जाएगा। तो ऐसे मामलों में जो एक रूढ़ी बनी, क्या उसकी उपज किसी संव्यवहार से हुई, या किसी संव्यवहार में उसका डिनायल किया गया, या किसी संव्यवहार में उसको माना गया, या उससे डिपार्ट किया गया, या उसकी स्थिति को कई अन्य लोगों ने स्वीकार किया था, या कहीं वो किसी मुकदमे में किसी पार्ट में प्रश्नगत थे। तो इन चीज़ों को हम संव्यवहार कहेंगे, और इनसे भी हम रूढ़ पे प्रकाश दे सकते हैं और देख सकते हैं कि ये वास्तव में रिलेवेंट ठीक नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप बता दें आपको, जैसे किसी एक तालाब का पट्टा था जो बहुत सालों से, 100 सालों से, 150 सालों से एक आदमी के पक्ष में अधिकार में चला जा रहा था, और यह बात कहीं उठी भी थी कि साहब पहले इन्होंने इसमें विवाद आया था, तो इसमें इनका कहना था, और उसमें बात आई थी कि सैकड़ों साल से यह विवाद यह जो तालाब का पट्टा है इनके अधिकार में चला आ रहा है। तो यहाँ भी जो है ये प्रश्न जो है आपका जो ट्रांजैक्शन है, जो पहले के मामलों में कहा गया, यह रिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसकी उपज हुई थी। अधिकार के बारे में थोड़ा सा आप देख लें। अब इस अधिकार की परिभाषा जो इसमें दी हुई है आपको सेक्शन 13 में, ये अधिकार में सुखाचार भी आता है। जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी का किसी पर्टिकुलर मार्ग से जाने का अधिकार है, जो लगभग 100-200 सालों से, 500 या 20-25 सालों से वह उसको उपभोग करता चला आ रहा है। तो जो सुखाचार के नियम जो सिविल के मामले हैं, क्रिमिनल के मामले नहीं हैं, जिसे ईजमेंट भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें ये अधिकार का भी आप साक्ष्य दे सकेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक तो ट्रांजैक्शन हो गया, और दूसरा एक उदाहरण है। अगर कोई उदाहरण कहीं आया हुआ है, तो ऐसा एक उदाहरण आप आगे के मामलों में रिलेवेंट हो जाएगा, जहां पर यह रूढ़ी और ये अधिकार की बातें उठाई गई थी, या उनका डिनायल हुआ था, या उनको किसी व्यक्ति ने पूरी तरह कई लोगों ने सहमति दे दी थी, या किस प्रकार से वह इसमें रिलेवेंट है, इन बातों को पहले भी डिसाइड किया जा चुका था। तो यह ट्रांजैक्शन एक, और दूसरा ये कि इंस्टेंस यानी उदाहरण, इन दो बातों से आप साक्ष्य दे सकते हैं। कोई रूल के बारे में कहीं कोई असंगत थी तो वह भी साक्ष्य में आ जाएगा, कोई संगत थी तो वह भी साक्ष्य में आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी मामला, मैंने आपको पहले भी साक्ष्य विधि में एक बात बताई है, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कहीं कन्फ्यूज ना होंगे। आप सेक्शन के भाषा को तो समझिए, रटिए भी, लेकिन एक चीज़ जो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। एक मुकदमा अगर आपके पास आता है, व्यवहारिक क्षेत्र में बता रहा हूँ मित्रों, जो वकालत में काम आती है, हम लोगों के जो नए लोग हैं उनके लिए भी सीखने के लिए है। कोई भी केस आता है तो आप उसको देखें, समझें, और आप पहले सीधे कानून न पढ़ें, आप उससे स्टोरी समझ लें, उस केस की स्टोरी क्या है। जब आप स्टोरी समझ लेंगे तो आप सर्कमस्टांसेस देख लेंगे, उसको कई खंडों में विभाजित कर दें, तो सारे सर्कमस्टांसेस आप पास एक कॉमन मैन की तरह सोचिए। मैंने आपसे पहले ही बताया और कई बार पहले इस बात का उल्लेख किया कि लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस, और एक जज या एक वकील से यह अपेक्षा की जाती है कि वो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन यानी एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह वह सोचें। तो एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह आप बैठ के उस मुकदमे के तथ्यों को देखें, तो जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन इन्वॉल्व होते जाएं उनको एक जगह चाहे आप नोट करते जाएं, उनमें क्या क्या प्रासंगिकता है आप नोट करते जाएं, समझते जाएं। तो मैं आपको निश्चित रूप से इस बात की गारंटी देना चाहूँगा कि कहीं न कहीं साक्ष्य अधिनियम में वे अवश्य ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस मामलों को देखते हुए आप इस निष्कर्ष से पहुँच सकते हैं कि किस तरह से हमको कौन सा एविडेंस कहाँ से ले आना है। जैसे कोई मामला रूढ़ी का आ जाता है या अधिकार का आ जाता है, तो आप उसको समझ लें अपनी पार्टी से, फैक्ट क्या है, उसके बाद आप सेक्शन देख लें। तो सेक्शन में निश्चित ही आपको उस रूढ़ी या अधिकार की उत्पत्ति और उसके संबंधित उदाहरण और पार्टीज के बीच के ट्रांजैक्शन निश्चित रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रायः एक यह भी क्वेश्चन उठता है कि जो पूर्व के निर्णय हैं क्या उनको ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट ये अक्सर उठता है कि पहले तो मामला डिसाइड हो चुका है, तो सिविल लॉ में स्पष्ट रूप से है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर आप किसी सूट की पार्टी नहीं हैं तो उसके निर्णय आपके ऊपर बाध्यकारी नहीं होंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है
क्या ऐसा ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है, क्या ये बातें उठ सकती हैं कि जहाँ पे उसी तरह का, उसी क्षेत्र का, मान लीजिए एक क्षेत्र है जहाँ पर एक बाद में एक घटना होती है और पहले भी घटना हो चुकी होती है, तो जो पहले घटना हुई थी तो क्या वहाँ पर वह रूढ़ी के मामले प्रश्नगत थे, क्या वह अधिकार का मामला प्रश्नगत था, तो वह क्वेश्चन जो है, जो निर्णय है, इस पे आबद्धकर तो नहीं होगा सेकंड वाले पे, जहाँ पे पार्टी डिफरेंट कर गई, पार्टी डिफरेंट कर गई, लेकिन उसी गांव के, मैं समझ लीजिए फिर सुझाव, उसी गांव के अगर सेकंड घटना होती है जहां पर वह फिर से रूढ़ी प्रश्नगत हो जाती है या अधिकार प्रश्नगत हो जाते हैं, तो पहले जो मामले में डिसाइड किए गए वो वहां पर कंक्लूसिव तो नहीं होंगी, क्योंकि पार्टीज अलग अलग थी, कंक्लूसिव तो नहीं होंगी, लेकिन उनको उदाहरण के स्वरूप में देखा जा सकता है कि साहब ये फैक्ट एक बार यहाँ पहले भी उठाया गया है, या कई कई मामलों में ये चीज़ें लगातार उठती चली आ रही हैं और उनमें ये डिसाइड किया गया है, ये बातें वहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णय जो है वो इस पर रिलेवेंट हो जाते हैं, और क्योंकि इनको माना जाता है कि वहाँ से ये एक उदाहरण थे, तो इस सेक्शन के पार्ट 2 में वो रिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको सेक्शन 12 और 13 ये मैंने आपको बता दिया। अब धन्यवाद, आगे के बाद लेक्चर में बताएंगे।